Hello everyone, welcome you all in Science Planet Biology. Myself Anju Maurya. We are discussing here about the circulatory system. In last lecture we have discussed about the blood, their composition, types of blood and circulatory pathways, circulatory patterns like what is single circulation, what is double circulation, and external structure of heart. Now in this lecture we are going to discuss about the internal structure of heart. We will also discuss about the cardiac cycle, about the control of the heart, about the we can say blood pressure, okay, and ECG as well. So now we are going to discuss about the internal structure of heart. So internal structure of heart. यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हार्ट के अंदर जो भी कौन को कैसे ब्लड जाता है, ब्लड ले जाने का काम कौन करता है, आपको पता है वेन्स, ठीक है। तो हार्ट तक जो भी वेसल, ब्लड वेसल वी कैन से, जो ब्लड लेके जाएगी वो क्या होगी, वेन्स होगी। और हार्ट से बॉडी पार्ट्स तक जो भी वेसल ब्लड लेके जाएगी वो क्या है, आर्टरीज है। इन सब के बारे में भी हम देखेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में देखिए, सपोज करिए, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। नाउ आई एम गोइंग टू मेक स्ट्रक्चर में इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि सपोज करिए दिस इज द हार्ट, ठीक है। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना पाती हूँ तो आप इसको ध्यान से समझ लेना। अब हार्ट में आपको पता है, जैसे ये क्या है, दिस इज सपोज दिस इज a right chambers, okay, and this is the left chambers, left chamber. Now like this one, this is right chamber and this is the left chamber. We can say here this is right auricle and this is right ventricle, this is left auricle and this is लेफ्ट वेंट्रिकल। क्योंकि हमने आपको बताया था कि ऑरिकल का काम होता है ये ब्लड को रिसीव करते हैं, ठीक है। कहाँ से रिसीव करते हैं, बॉडी पार्ट से। जैसे राइट ऑरिकल है, ये बॉडी पार्ट से ब्लड को रिसीव करेगा। कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड। जबकि जो लेफ्ट ऑरिकल है वो ब्लड को कहाँ से रिसीव करेगा, लंग्स से। कैसा ब्लड रिसीव करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा। और तो इस चैम्बर में, राइट वाले चैम्बर में कैसा ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और लेफ्ट चैम्बर में कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जो बॉडी पार्ट को ब्लड कहाँ से जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से जाएगा, और लंग्स को ब्लड कहाँ से जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन सा चैम्बर इन्वॉल्व होगा, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। क्योंकि लंग्स से ब्लड और लंग को ब्लड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, लंग्स से ब्लड कौन रिसीव करेगा, लेफ्ट ऑरिकल। लंग्स को ब्लड किससे जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा। ओके, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इन्वॉल्व होगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि बॉडी से ब्लड आएगा राइट ऑरिकल में और बॉडी को ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल से। ओके, तो लंग्स एक ऐसा बॉडी पार्ट है जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो ब्लड जाएगा वो राइट वेंट्रिकल से जाएगा। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई है। अब हम लोग ये समझेंगे कि जो राइट ऑरिकल, अब देखिए यहाँ पे हमें इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ ये है कि जो दोनों एट्रिया को सेपरेट करता है उसको हम लोग कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। ये वाला जो सेप्टम है, ये वाला जो सेप्टम है जो दोनों एट्रिया को सेपरेट करता है, इसको हम लोग कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। दिस इज द इंटर एट्रियल सेप्टम, या फिर इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम कह सकते हैं। अच्छा, इंटर एट्रियल सेप्टम में एक छोटा सा डिप्रेशन होता है, हालांकि होल नहीं, डिप्रेशन होता है। दैट डिप्रेशन इज कॉल्ड एज फोसा ओवैलिस। हालांकि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, जब वी कैन से कि जब बेबी फीटस स्टेज में होता है तो वहाँ पे राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में एक होल होता है जिसको हम कहते हैं फोरामेन ओवेल, ठीक है। और धीरे धीरे ये होल प्लग हो जाता है तो एक डिप्रेशन बचता है, उसको हम लोग कहते हैं फोसा ओवेलिस। तो कहने का मतलब जो इंटर एट्रियल सेप्टम है ये दोनों ऑरिकल के बीच में है, दैट कंटेन्स
कंटेन्स फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस क्या है? अ डिप्रेशन, ठीक है। एंड फोसा ओवेलिस विच इज द रिमेनेंट्स ऑफ फोरामेन ओवेल। किसका रिमेनेंट्स है? फोरामेन ओवेल। और फोरामेन ओवेल क्या कहाँ होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ठीक है। एम्ब्रियो में क्या होता है? फोरामेन ओवेल होता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि आपने कभी सुना होगा कि किसी के बच्चे के दिल में छेद है, ऐसा सुनने को मिलता है ना। दिल में छेद का मतलब क्या होता है? वो वही होल है जो फोरामेन ओवेल है, ये होल होता है एक छोटा सा, ठीक है। और क्या होता है, अगर ये प्लग नहीं हो पाया ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो अगर ये प्लग नहीं होता है तो वो होल रह जाता है। और होता क्या है, उस बच्चे में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती रहती है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि इस चैम्बर में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ डीऑक्सी, तो ब्लड की मिक्सिंग होने लगती है। तो बेबी के बॉडी पार्ट्स को जो ब्लड वापस से पहुँचता है वो मिक्स्ड ब्लड होता है, मतलब वो प्योर ब्लड नहीं होता, उसमें ऑक्सीजन कंसनट्रेशन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो धीरे, क्योंकि उन बेबी की टिश्यूज़ जो है, सेल्स जो है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में धीरे धीरे ब्लू होने लगती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो ब्लूइश होने लगती है। इसको हम लोग कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बता दिया, ये आपके सिलेबस में दिया नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें बड़ा आसान है, इसको समझ लेना है कि अगर ये फोरामेन ओवेल प्लग नहीं हो पाया तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होने लग जाती है, और उसी को हम लोग कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, ओके। अब देखिए, इन दोनों के बीच में ये जो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है, इसको हम क्या कहते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। दिस इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो 2 सेप्टम है, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ओके। अब हमें ये पता है, ध्यान से इसको समझना है, एकदम बहुत अच्छे से समझना है कि ये इंटर आरिकुलर, इंटरवेंट्रिकुलर, यहाँ पे देखिए आरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, अब मैं ये मिटा रही हूँ आप, ताकि कंफ्यूज ना होए, जगह ज़्यादा मिले लिखने को। ऑरिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपको ये एक वॉल्व दिख रहा है, ठीक है, और लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वॉल्व है। इन दोनों वॉल्व को हम लोग एवी वॉल्व कहते हैं। एवी वॉल्व का मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, कंफ्यूज नहीं होना है। एवी वॉल्व, देखिए एवी नोड दूसरा टर्म है, लेकिन ये एवी वॉल्व है। तो दीज टू आर एवी वॉल्व, ओके। तो एवी वॉल्व में जो राइट चैम्बर में जो वॉल्व है उसको हम लोग कहते हैं, दिस इज द ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। और ये जो लेफ्ट में है उसको हम लोग कहते हैं डाइकस्पिड वॉल्व, डाइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड और डाइकस्पिड दोनों क्या हैं? एवी वॉल्व हैं। दिस इज द एवी वॉल्व। एवी वॉल्व में एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ट्राइकस्पिड इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए ये वॉल्व जब आप इसका सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे 3 फ्लैप्स आपको दिखते हैं, 1 2 3 फ्लैप्स दिखते हैं, इसलिए इसको हम ट्राइकस्पिड कहते हैं। जबकि यहाँ पे डाइकस्पिड केवल 2 फ्लैप दिखते हैं, इसलिए इसको हम डाइकस्पिड कहते हैं। अच्छा, डाइकस्पिड वॉल्व को मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिट्रल वॉल्व, ठीक है, मिट्रल वॉल्व। तो दोनों वॉल्व क्या हो गए? ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व एवी वॉल्व कहलाते हैं, ओके। तो नेक्स्ट ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो वेंट्रिकल के जो वॉल है, जो वेंट्रिकल की वॉल है, पिछले लेक्चर में हमने थिकनेस के बारे में आपको बताया था। सबसे ज़्यादा वॉल थिकेनिंग किसकी होगी? लेफ्ट वेंट्रिकल की, क्योंकि इस लेफ्ट वेंट्रिकल को बॉडी पार्ट्स को ब्लड देना होता है, ठीक है, पूरी की पूरी बॉडी पार्ट्स को ब्लड देना होता है। उसके बाद किसकी वॉल थिक होती है? राइट वेंट्रिकल की, इसको लंग को देना पड़ता है, पंप करना पड़ता है। सबसे थिनर वॉल किसकी होती है? ऑरिकल की होती है, क्योंकि ऑरिकल को केवल और केवल ब्लड नीचे पंप करना होता है, ठीक है। तो सबसे कम लोड किस पे है? ऑरिकल पे है। सबसे ज़्यादा लोड किस पे है? लेफ्ट वेंट्रिकल पे है। अब हमें ये ध्यान देना है कि जो ये होता है, वी कैन से कि ये जो वेंट्रिकल की जो वॉल है इसमें कुछ मसल्स होती हैं। अब आपको पता है मसल तो होती हैं, इन दोनों वेंट्रिकल में होंगी, मैं एक जगह बना रही हूँ। जो मसल्स होती हैं उनमें कुछ थोड़ी बड़ी रिजेस होती हैं, कुछ छोटी मसल होती हैं, कुछ बड़ी मसल होती हैं, कुछ छोटी मसल होती हैं, इस तरीके से। तो इन मसल्स को हम लोग कहते हैं, देखिए जो बड़ी मसल्स हैं उसको हम लोग कहते हैं पैपिलरी मसल। दिस इज कॉल्ड एज पैपिलरी मसल।
बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पेपिलरी मसल कहाँ होता है, वॉल ऑफ वेंट्रिकल में, ठीक है। और जो छोटी मसल हैं इसको हम लोग कहते हैं कॉल्यूमनी कॉर्नी। क्या कहते हैं, कॉल्यूमनी कॉर्नी। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, तो ये कॉल्यूमनी कॉर्नी और पेपिलरी मसल दोनों कहाँ होती हैं, वेंट्रिकल की वॉल में होती हैं। अब आप देखिए, मैं इसको ट्राइकस्पिड को ऊपर लिख रही हूँ, टीसीवी मतलब ट्राइकस्पिड वॉल्व, और ये क्या, हाँ ये मसल्स दोनों वेंट्रिकल में होंगी, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप ध्यान देना कि अगर क्या हुआ कि इस वॉल से, जैसे इस वॉल से, या हम कह सकते हैं इस मसल से, यहाँ पे भी होंगी ये मसल्स, यहाँ पे भी इस तरीके से मसल होंगी, तो इस मसल से कुछ एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो वॉल से अटैच्ड होते हैं, इन कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्डी टेंडिनी। क्या कहते हैं, कॉर्डी टेंडिनी क्या है, मसल को वॉल्व से कनेक्ट करता है, मसल्स को वॉल्व से कनेक्ट करता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, आप ध्यान दीजिएगा। जब ब्लड, मेरी बात एकदम अच्छे से समझना, जब ब्लड आरिकल से वेंट्रिकल में आता है, ठीक है, जब ब्लड आरिकल से वेंट्रिकल में आएगा तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएंगे। अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट करी, वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे जब ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए, क्योंकि ब्लड वापस से ना जाए, ये वाल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। ये दोनों वाल्व क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। दोनों वाल्व जब क्लोज होंगे तो वाल्व क्या है, एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से क्लोज हुए और ये वापस से पीछे भी जाए। जैसे मान लीजिए वॉल है, ऐसे क्लोज हो गए, ठीक है, तो ये पीछे भी पलट सकते हैं, ठीक है ना, ये पीछे पलट जाएंगे, मतलब पीछे की तरफ खुल जाएंगे। हालांकि ये वॉल्व कहाँ खुल रहे हैं, अंदर की तरफ, लेकिन अगर इनको रोक के ना रखा जाए तो ये पीछे की तरफ पलट जाएंगे और पीछे खुल जाएंगे। तो इनको रोकने के लिए ये कॉर्डी टेंडिनी होता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अगर कोई डिफेक्ट कॉर्डी टेंडिनी में आया तो क्या होगा, वॉल्व डिफेक्ट हो जाएगा, वॉल्व प्रॉपरली क्लोज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कॉर्डी टेंडिनी क्या करते हैं, वॉल्व के बैक ओपनिंग को रोकते हैं कि बाहर से, मतलब ये फिर से बाहर की तरफ ना खुल जाए, इसलिए उसको पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो कॉर्डी टेंडिनी का रोल आपको पता चल गया। इसके बाद देखिए, ये यहाँ तक वॉल्व के बारे में आपको पता चला, क्लियर। अब क्या होता है कि राइट ऑरिकल में ब्लड कहाँ से आएगा, तो आपको पता है कि राइट ऑरिकल में ब्लड पूरी बॉडी पार्ट से आएगा। लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड आता है इन्फीरियर वेना कावा से, ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा से। तो इनमें हमारी लोअर बॉडी पार्ट से जो ब्लड आएगा उसको हम लोग कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा, और ये सबसे बड़ी वेन होती है हमारी बॉडी की जो सबसे बड़ी वेन होती हैं उनको हम लोग वेना कावी कहते हैं। उनमें भी इन्फीरियर वेना कावा, जो बॉडी, इन्फीरियर का मतलब पोस्टीरियर पार्ट, बॉडी के लोअर पार्ट से, ठीक है, बॉडी के लोअर पार्ट से जो ब्लड लेके जाते हैं उसको हम लोग कहते हैं इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा, ओके। इन्फीरियर वेना कावा जो होते हैं उनको हम लोग पोस्ट केवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्ट केवल वेन भी कहते हैं। तो ये कहाँ से लेके जाते हैं, बॉडी के लोअर पार्ट से, ओके। उसके बाद ये कैसा ब्लड आया, आपको पता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बॉडी के अपर पार्ट से, हमारे बॉडी के अपर पार्ट से कहाँ से ब्लड आता है, किससे आता है, वो आता है सुपीरियर वेना कावा। किससे आता है, सुपीरियर वेना कावा। अब आप बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। सुपीरियर वेना कावा जो है, क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर से ब्लड लेके आ रहा है, इसको हमने नाम दिया सुपीरियर वेना कावा या प्री केवल। क्या कहते हैं इसको, प्री केवल भी कहते हैं, ओके। यहाँ तक बात समझ में आई। और इसके बाद राइट ऑरिकल में, ये भी कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। राइट ऑरिकल में और कहाँ से ब्लड आता है, हार्ट की, भाई देखिए जो हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, और उसको तो वो भी तो काम कर रहा है, वो भी काम कर रही है, मतलब उसकी सेल्स भी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही हैं, मतलब उसके पास भी, उसको भी ब्लड की ज़रूरत है, और उसके पास भी वी कैन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो उसके ब्लड को भी तो प्योर करने की ज़रूरत है। तो हार्ट की खुद की वॉल से जो ब्लड आती है, हार्ट के खुद की वॉल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है,
वो किससे आता है? वो आता है कोरोनरी वेन्स से आता है। तो ढेर सारी कोरोनरी वेन्स हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं और राइट आरिकल में ओपन होती हैं, राइट आरिकल में ओपन होती हैं और उनकी ओपनिंग को हम लोग कहते हैं कोरोनरी साइनस। क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस। सो दिस इज द कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस कहाँ से ब्लड लेके आया? हार्ट की वॉल से, हार्ट की वॉल से, हार्ट की जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं। तो राइट आरिकल में कहाँ कहाँ से ब्लड आया? बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड आया, इंफीरियर वेना कावा से। बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड आया, सुपीरियर वेना कावा से, ठीक है। और खुद हार्ट की वॉल से ब्लड आया कोरोनरी वेन से, और उनकी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? कोरोनरी साइनस। अब ये सारी के सारे ब्लड कहाँ पे आ गए? राइट वेंट्रिकल में आ गए, ठीक है। सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। चलिए देखिए, लेफ्ट आरिकल से, लेफ्ट आरिकल में कहाँ से ब्लड आता है? लंग से आता है। तो हमारे पास दो लंग हैं, हमारे पास दो लंग हैं, हर लंग से दो दो पल्मोनरी वेन्स आती हैं, ठीक है। लेफ्ट लंग से दो पल्मोनरी वेन और राइट लंग से दो पल्मोनरी वेन, तो 4 पल्मोनरी वेन्स ब्लड लेके आएंगी लेफ्ट आरिकल में। और वो ब्लड, क्योंकि लंग्स में से जो ब्लड आएगा वो कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। तो लंग्स में 4 पल्मोनरी वेन्स खुलने जा रही हैं। तो अब आप देखिएगा, लंग्स में 4 पल्मोनरी वेन्स खुलेंगी, 2 पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आएंगी? लेफ्ट लंग से आएंगी, और 2 पल्मोनरी वेन्स राइट लंग से आएंगी। तो ये हमें, क्योंकि हम यहाँ पे इसकी ओपनिंग हमें दिखती है, तो देयर आर 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 फ्रॉम ईच लंग, ठीक है। तो दोनों मतलब हम कह सकते हैं 2 वेन्स हर एक लंग से, और कैसा ब्लड लेके आएंगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब चलिए, इसके बाद क्या है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब क्या होता है कि अब हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ, चलिए इसको पहले अब समझ लेते हैं, पूरा समझ लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ अलग बनाऊँगी। तो देखिए क्या हुआ, राइट आरिकल में बॉडी पार्ट से ब्लड आया, ठीक है। और अब देखिए, बॉडी पार्ट से इंफीरियर वेना कावा कहाँ पे ओपन हुआ? राइट आरिकल में। सुपीरियर वेना कावा कहाँ ओपन हुआ? राइट आरिकल में। और राइट आरिकल में और कोरोनरी साइनस, और लेफ्ट आरिकल में क्या ओपन हुआ? पल्मोनरी वेन्स। तो लेफ्ट चैम्बर में, लेफ्ट चैम्बर को हम लोग सिस्टमिक चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टमिक चैम्बर। अब आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे सिस्टमिक चैम्बर इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और यहाँ से जो ब्लड जाता है वो बॉडी पार्ट्स को जाता है। राइट चैम्बर को हम लोग पल्मोनरी चैम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्मोनरी चैम्बर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ से ब्लड लंग्स को जाता है, ठीक है। और कैसा ब्लड जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स को। अब आप ये पूरी बात आपको समझ में आना चाहिए कि जो मसल्स हैं, पेपिलरी मसल और कॉलुमिनी कार्नी, और ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉर्डी टेंडिनी। 2 वाल्व हैं, एवी वाल्व, ठीक है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है। अब हम लोग देखते हैं अगली चीज़ हम ये समझते हैं कि यहाँ से, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। अब बताइए कि वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना। वेन्स का काम है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स क्या लेके आते हैं? ऑक्सीजनेटेड वेन। आर्टरी का काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी कैसे ब्लड लेके जाएंगे? डीऑक्सीजनेटेड। तो चलिए देखिए, अब ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे ब्लड जाएगा ओर्टा से बॉडी पार्ट्स को। कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट्स को। तो बॉडी पार्ट्स को, ये सबसे बड़ी जो ओर्टा होती है, सबसे बड़ी आर्टरी होती है हमारी बॉडी की। तो ओर्टा क्या है? हमारी बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसा ब्लड लेके जाएगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज द ओर्टा, या सिस्टमिक आर्टरी भी आप इसको कह सकते हैं। ओर्टा जाके अलग अलग आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, अलग अलग आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी, और ये क्या करेगी? बॉडी पार्ट्स को ब्लड देगी, ओके। अब यहाँ पे देखिए, राइट वेंट्रिकल से क्या होता है? मैं ये सब मिटा रही हूँ, आप इसको ध्यान से समझना। ये है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलेगी, ठीक है। क्या निकलेगी? पल्मोनरी आर्टरी। तो दिस इज व्हाट द पल्मोनरी आर्टरी।
और पल्मोनरी आर्टरी आगे चल के ये पल्मोनरी ओर्टा है, समझ लीजिए पल्मोनरी ओर्टा है, आगे चल के ये 2 पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी। कितने पल्मोनरी आर्टरी में? 2। तो दिस इज द पल्मोनरी ओर्टा और ये कैसा ब्लड लेके जा रही है? दिस इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। किस में डिवाइड हो गई? 2 पल्मोनरी आर्टरी में। सो दिस इज द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। एक लेके जाएगी लेफ्ट लंग को, ठीक है, और एक लेके जाएगी राइट लंग को, राइट लंग को। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है? तो पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेके जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि हमें पता है आर्टरी का काम क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना, एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आना, एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन्स, ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं। तो ये ओर्टा, सिस्टमिक ओर्टा। अब एक बात बताओ आप, ये सब भी जो आर्टरी हैं इनके पास भी कुछ वॉल्व होते हैं। क्या होते हैं? वॉल्व होते हैं। जो ये वॉल्व होते हैं, मेरी बात एकदम अच्छे से समझना, इन वॉल्व का काम है मैं आपको बताऊंगी। ये वॉल्व होते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व। कैसे होते हैं? सेमी, इनको हम क्या कहते हैं? सेमी। ल्यूनर का मतलब अर्धचंद्राकार, ठीक है। तो इस वॉल्व को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व। दिस वॉल्व इज कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर। सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ है? ये पल्मोनरी ओर्टा में भी है और ये सिस्टमिक ओर्टा में भी है, ठीक है, एओर्टा में भी है। तो सिस्टमिक ओर्टा में भी है, सिस्टमिक ओर्टा में भी है ये, और पल्मोनरी ओर्टा में भी है। तो पल्मोनरी ओर्टा वाल जो लेफ्ट वेंट्रिकल में है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट सेमी ल्यूनर वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व, या फिर इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है, सिस्टमिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। जो राइट वेंट्रिकल में है, जो पल्मोनरी आर्टरी में है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं राइट सेमी ल्यूनर वॉल्व, राइट सेमी ल्यूनर वॉल्व, या फिर पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व। तो इस तरीके से। अब एक चीज़ आप ये भी जानना, जो सेमी ल्यूनर वॉल्व है ना, वो भी ट्राइकस्पिड वॉल्व होते हैं। आप कहोगे मैम क्या बता रही है, ट्राइकस्पिड का मतलब 3 फ्लैप्स होते हैं इनमें। इनमें भी क्या होते हैं? 3 फ्लैप्स होते हैं। तो बताइए कि पूरे हार्ट में कितने ट्राइकस्पिड वॉल्व हुए? 3 हुए। एक तो राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो भी ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है, और 2 सेमी ल्यूनर वॉल्व में भी जो वॉल्व है वो भी ट्राइकस्पिड वॉल्व है। तो कितने ट्राइकस्पिड वॉल्व? हालांकि अब कंफ्यूज करेगा ये चीज़ आपको, आपकी बुक में कहीं नहीं दिया है। जब आप ये हायर लेवल पे स्टडी करते हो तो आपको पता चलता है। तो ये रहा कितने वॉल्व हैं, कैसे कैसे हैं, यहाँ पे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, वॉल्व और कहाँ कहाँ होते हैं? देखिए मेरी बात एकदम अच्छे से आपको समझना है। हमने क्या देखा था कि जो बॉडी के लोअर पार्ट से जो ब्लड लेके आता है वो क्या था, बताएंगे आप? इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा, क्योंकि बॉडी के लोअर पार्ट से ब्लड लेके आ रहा है, तो क्योंकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो इसलिए वहाँ पे भी वॉल्व प्रेजेंट होता है। उस वॉल्व को हम लोग कहते हैं, इन्फीरियर वेना कावा में जो वॉल्व होता है उस वॉल्व को हम लोग कहते हैं यूस्टेचियन वॉल्व। क्या कहते हैं? यूस्टेचियन वॉल्व। यूस्टेचियन ट्यूब क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे आप, ठीक है। व्हाट इज द यूस्टेचियन ट्यूब, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो चलिए, इन्फीरियर वेना कावा में जो वॉल्व है वो, उस वॉल्व को हम क्या कहते हैं? यूस्टेचियन वॉल्व, ठीक है। इसके अलावा अब आप सुपीरियर वेना कावा ब्लड कहाँ से लेके आ रहा है? सुपीरियर वेना कावा ब्लड लेके आ रहा है किससे? बॉडी के अपर पार्ट से। क्योंकि देखिए मेरी बात ध्यान समझना, ये इसमें वॉल्व एब्सेंट होता है, सुपीरियर वेना कावा में वॉल्व एब्सेंट होता है। हालांकि एक हैवर्सियन वॉल्व होता है लेकिन उसका काम यहाँ पे मैं नहीं बता रही हूँ आपको, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा में वॉल्व एब्सेंट है। अब आप कहोगे कि तब फिर क्या हुआ, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो क्या ब्लड ऊपर नहीं चला जाएगा? भाई देखिए ब्लड ऊपर जाना तो बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि सुपीरियर वेना कावा में क्या होता है, वो जैसे मान लीजिए ये है राइट आरिकल, ठीक है, ये है राइट आरिकल, और सुपीरियर वेना कावा डार्सली, पूरा एकदम डार्सली अरेंज होता है, ठीक है। इस तरीके से ब्लड के बैक फ्लो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इनकी जो ओपनिंग होती है ना, ये इस वॉल के इतनी नज़दीक होती है कि जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो एट्रिया की वॉल है, एट्रिया की जो वॉल है
वो उसके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसकी ओपनिंग बंद हो जाती है, तो यहाँ पे वाल्व होता ही नहीं है। सुपीरियर वेना कावा में वाल्व नहीं होता है। और इसकी ओपनिंग कैसे बंद होती है? ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियल वॉल। तो एट्रिया की जो वॉल है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से इसकी ओपनिंग बंद हो जाती है, इसलिए सुपीरियर वेना कावा में वाल्व नहीं होता है। फिर पल्मोनरी वेंस की बात करें, अगर हम पल्मोनरी वेंस की अगर हम बात करते हैं, तो पल्मोनरी वेंस में क्या होता है, यहाँ पे जो इसकी भी ओपनिंग, ये भी एकदम एट्रिया की वॉल के एट्रिया की जो दीवार है उसके नज़दीक खुलता है, और इसमें भी वाल्व एब्सेंट होते हैं। और क्या होता है, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे ये वॉल, इसकी वॉल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये ओपनिंग बंद हो जाते हैं। तो पल्मोनरी वेंस में भी वाल्व एब्सेंट होते हैं, वेंस में भी नो वाल्व, ठीक है, नो वाल्व। यहाँ तक बात समझ में आई। अब एक बचा, ये जो है ये क्या है, कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस मतलब समझे, जो हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें वाल्व होता है, उसके वाल्व को हम लोग कहते हैं थीबेसियन वॉल। क्या कहते हैं? थीबेसियन वॉल। तो कोरोनरी साइनस में जो वॉल है उसको हम लोग कहते हैं थीबेसियन वॉल। क्या कहते हैं? थीबेसियन वॉल्व। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, उसको एक जगह मैं फिर से लिखती चली जा रही हूँ और आप इसको ध्यान से देखना। पहला मैंने आपको क्या बताया था? पहला मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि सेप्टम क्या है, ठीक है। सेप्टम के बारे में मैंने आपको बताया कि जो सेप्टम है इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। रिकॉल करते चलिए, आरिकल देखिए, राइट आरिकल और लेफ्ट आरिकल के बीच में जो ये दीवार है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है, इंटर एट्रियल सेप्टम। लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है उसको हम लोग कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे क्या होगा? फोसा ओवेलिस होगा, दैट इज द रिमेनेंट्स ऑफ द फोरामेन ओवेल, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो वेंट्रिकल्स है, ठीक है ना, वेंट्रिकल्स की जो वॉल है, वेंट्रिकल की वॉल में दो मसल हैं, एक है पैपिलरी मसल, ठीक है, जो बड़ी मसल है उसको हम पैपिलरी मसल कहते हैं, और दूसरी जो है उसको हम कहते हैं कॉल्यूमिनी कॉर्नी, ठीक है। अब मसल को ठीक है, मसल को जो वाल्व है, एवी वाल्व या जो भी एवी वाल्व है, तो मसल और वाल्व के बीच में जो एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉर्डी टेंडिनी। क्या कहते हैं? कॉर्डी टेंडिनी। ओके। इसके बाद हमने देखा था कि जो अब ध्यान देना, ये जो राइट आरिकल है, राइट आरिकल में कहाँ से ब्लड आता है, कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। कहाँ से आता है? पहला तो ये आता है इन्फीरियर वेना कावा से, बॉडी के लोअर पार्ट से, जिसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट केवल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा किससे आता है? सुपीरियर वेना कावा से, जिसको हम प्री केवल कहते हैं। और तीसरा किससे आता है? राइट ऑरिकल में कोरोनरी साइनस से, हार्ट की वॉल से, ठीक है, कोरोनरी साइनस। अच्छा, इन्फीरियर वेना कावा में जो वॉल प्रेजेंट है उसको हम यूस्टेचियन वॉल्व कहते हैं, यूस्टेचियन वॉल्व, ठीक है। कोरोनरी साइनस में जो वॉल्व है उसको हम थीबेसियन वॉल्व कहते हैं। बच्चे यूस्टेचियन और थीबेसियन में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मैं बता दूं कि देखिए, आई वॉवेल है, ई वॉवेल है, याद रखना। तो यूस्टेचियन वाला ना इन्फीरियर वेना कावा में आएगा और थीबेसियन कोरोनरी साइनस में आएगा। सुपीरियर वेना कावा में वॉल्व नहीं है, नो वॉल्व। तो ये है राइट आरिकल में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ 3 जगह से आया। लेफ्ट आरिकल में ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और किससे आता है? पल्मोनरी वेन्स से आता है। पल्मोनरी वेन्स, कितनी पल्मोनरी वेन्स हैं? 4 हैं, 2 फ्रॉम ईच लंग, ठीक है, 2 फ्रॉम ईच लंग्स, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है। फिर हमारे पास 2 एवी वॉल्व हैं। एवी वॉल्व 2 हैं, एक है राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, एक है लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है और ये बाइकस्पिड वॉल्व है,
ओके इसके बाद हमने देखा हमारे पास दो सेमी ल्यूनर वॉल्व हैं, तो सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ पे हैं, एक है पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व, ठीक है, और एक है सिस्टमिक सेमी ल्यूनर वॉल्व। सिस्टमिक सेमी ल्यूनर वॉल्व किधर होगा, किधर होगा बताइए, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ होगा, राइट साइड में होगा, और सिस्टमिक सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। तो ये है पूरा का पूरा एनाटमी ऑफ द, दिस इज द एनाटमी ऑफ द वी कैन से इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट। तो हार्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर को आपने बहुत अच्छे से समझा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, किसका किसका क्या काम है, ठीक है। अब इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, दैट इज़ द, जो अगला टॉपिक है आपके बुक में वो है कार्डियक मसल एंड कार्डियक कंडक्शन। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल्स एंड कार्डियक कंडक्शन, मतलब हार्ट में कंडक्शन सिस्टम कैसे होता है, ठीक है, हार्ट में। अब आप ध्यान देना कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सर्कुलेटरी पैटर्न्स दो होते हैं, एक तो होता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और एक क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने देखा था कि जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उनमें ब्लड वेसल से बाहर नहीं आता है, ओपन में ब्लड वेसल से बाहर आ जाता है, ठीक है। इसी तरीके से हार्ट में, हार्ट दो तरीके का होता है, एक को हम लोग कहते हैं मायोजेनिक हार्ट, क्या कहते हैं, मायोजेनिक हार्ट, और दूसरा है न्यूरोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट का मतलब ये है, पहले आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना है। मायोजेनिक हार्ट का मतलब ये कि जो हार्ट बीट की जो ओरिजिन होती है, जो हार्ट में बीट के लिए जो एक्शन पोटेंशियल है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट्स इनसाइड द हार्ट, जनरेट इनसाइड द हार्ट, मतलब हार्ट के अंदर ही, हार्ट की बीट की जो हार्ट की बीट है उसके ओरिजिनेशन के लिए जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो कहाँ से कंट्रोल होता है, हार्ट की मसल से। मायोजेनिक इसलिए, मायो मतलब मसल्स, ठीक है ना। देयर इज नो नर्वस कंट्रोल, नो नर्वस कंट्रोल, देयर इज नो नर्वस कंट्रोल। ऐसे हार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मायोजेनिक। मतलब हार्ट बीट की ओरिजिन हार्ट की मसल्स में ही होती है, हार्ट की मसल में ही होती है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं देयर इज़ नो एनी नर्वस कंट्रोल, इस हार्ट को हम कहते हैं मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट किसका होता है, इसका एग्जाम्पल है मोलस्का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मोलस्का एंड मैमल्स, ठीक है। तो मोलस्का और मैमल्स का जो हार्ट है इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है कि ये या मोलस, एम से आप याद रखेंगे मोलस्का और मायोजेनिक, ठीक है, मैमल्स। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूरोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट का मतलब नर्वस कंट्रोल। यहाँ जो हार्ट बीट की ओरिजिन है वो कहाँ से होती है, उसकी ओरिजिन होती है नर्वस सिस्टम से। तो देयर इज़ नर्वस कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल। तो हम लोगों का हार्ट कैसा है, मायोजेनिक होता है। हमारा हार्ट कैसा है, मायोजेनिक। मतलब जो हार्ट के पास ऑटो रिदमिसिटी है, ऑटो रिदमिसिटी एक वर्ड दिखेगा आपको बुक में। ऑटो रिदमिसिटी का मतलब है हार्ट बीट की जो ओरिजिन है हार्ट की ही मसल्स में होती है, ठीक है। तो अब आपको ये समझना है कि जो हमारा हार्ट है वो क्या है, वहाँ पे ऑटो रिदमिक फाइबर्स हैं, ऑटो रिदमिक फाइबर्स हैं, और हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ एक्साइटेबल हैं, सेल्फ एक्साइटेबल हैं, सेल्फ एक्साइटेबल हैं। देयर इज़ नो नर्वस कंट्रोल। अब हमें ये देखिए, इस पूरे पाथवे को हम कैसे समझेंगे। इस पूरे पाथवे को समझने के लिए सपोज करिए कि दिस इज़ द हार्ट, ठीक है ना, दिस इज़ द हार्ट, this is right chamber and this is the left chamber। ये हमने हार्ट बना दिया, ओके। अब देखिए सबसे पहले क्या है, राइट वाले चैम्बर में, राइट चैम्बर में यहाँ पे एक नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है। दिस इज द नोडल टिश्यू,
इस नोडल टिश्यू को हम लोग कहते हैं एस ए नोड। क्या कहते हैं? एस ए नोड। इसका फुल फॉर्म है साइनो ऑरिक्यूलर नोड, साइनो ऑरिक्यूलर नोड, ठीक है, एस ए नोड, एस ए एन कह सकते हैं इसको हम, एस ए एन कहा जाता है। और एस ए एन की लोकेशन क्या है? अब हम एस ए नोड के बारे में आपको बताते हैं। एस ए नोड के पास यहीं पे हार्ट बीट की ओरिजिन होती है, ठीक है। जो जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल है उसकी शुरुआत कहाँ पे होती है? एस ए नोड में, बिकॉज दिस इज द नोडल टिश्यू, ठीक है। ये नोडल टिश्यू है और इसमें ऑटो रिदमिसिटी होती है, सेल्फ एक्साइटेबल है, तो इसको एक्साइट होने के लिए नर्वस कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये हम कह सकते हैं कि यहीं पे हार्ट बीट की ओरिजिन होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं हार्ट ऑफ हार्ट। क्या कहते हैं? हार्ट ऑफ हार्ट, हार्ट ऑफ हार्ट। दूसरी चीज़ है, इसी को हम कहते हैं क्योंकि हार्ट बीट की ओरिजिन यहीं पे हुई तो इसलिए हम इसको कहते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। इसको हम क्या कहते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट। अच्छा, इसकी लोकेशन कभी कभी पूछता है, तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इसकी लोकेशन है, देखिए यहाँ पे खुलता है ये इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा की जो ओपनिंग है उसके जस्ट पास में राइट आरिकल में, राइट साइड में, ठीक है ना, राइट आरिकल के राइट साइड में नियर द ओपनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना कावा। सो वी कैन से इसकी जो लोकेशन है वो कहाँ पे है? नियर द ओपनिंग ऑफ इन राइट आरिकल, इन राइट आरिकल, राइट आरिकल में राइट साइड में नियर द ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा। जहाँ पे इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग खुलती है वहीं पे ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। अच्छा, ये सेल्फ एक्साइटेबल है तो ये दे कैन जनरेट एक्शन पोटेंशियल, जनरेट एक्शन पोटेंशियल, और ये अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75 टाइम्स, ठीक है, हम कह सकते हैं पर मिनट, इनमें जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल का जो नंबर है वो क्या करते हैं? 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, क्योंकि यहाँ पे हार्ट बीट की ओरिजिन होती है और वो पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल को मेंटेन करते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पेस मेकर ऑफ हार्ट। ओके, अब देखिए यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो इम्पल्स कहाँ कहाँ जाएगा? इम्पल्स कहाँ जाएगा? ये देखिए, ऐसे नोड से इम्पल्स राइट आरिकल में गया, जब इम्पल्स राइट आरिकल में गया तो आरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ से इम्पल्स राइट आरिकल के अलावा और कहाँ जाता है? लेफ्ट आरिकल में भी जाता है, क्योंकि दोनों आरिकल साथ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब इम्पल्स राइट से राइट में भी गया और लेफ्ट में भी गया, दोनों आरिकल क्या करते हैं? साथ में एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब देखिए क्या हुआ। इम्पल्स कहाँ जाता है? यहीं पे एक और नोडल टिश्यू होता है राइट आरिकल में। देयर आर टू नोडल टिश्यू, और इस नोडल टिश्यू को हम लोग कहते हैं एवी नोड, एवियन या एवी नोड, ठीक है। ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर नोड, इसको हम क्या कहते हैं? ऑरिक्यूलो वेंट्रिक्यूलर नोड। क्यों इसको हम ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड कहते हैं? क्योंकि ये इम्पल्स को ऑरिकल से वेंट्रिकल में लेके जाते हैं। ये इम्पल्स को कहाँ से कहाँ लेके जाते हैं? ऑरिकल से वेंट्रिकल में लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये है ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड। अब देखिए ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड का काम क्या है, इसको आप अच्छे से ज़रा समझिएगा। हमने क्या किया, यहाँ से ऐसे नोड से इम्पल्स कहाँ आया? एवी नोड तक, ये एवी। अब एवी नोड की अगर हम लोकेशन आपसे पूछें, एवी नोड की अगर हम आपसे लोकेशन पूछें तो ये कहाँ है? राइट आरिकल में लेफ्ट साइड में, ठीक है, लेफ्ट साइड में है ना, राइट आरिकल में लेफ्ट साइड में नियर द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। तो राइट आरिकल में टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, इन राइट आरिकल टुवर्ड्स लेफ्ट साइड नियर द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, नियर ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस समझ रहे हैं ना, जो हार्ट की वॉल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है। अच्छा चलिए, दिस कैन ऑल्सो जनरेट एक्शन पोटेंशियल। ये भी नोडल टिश्यू है, इसके पास भी ऑटो रिदमिसिटी होता है, ये भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। बट वी कैन से द फ्रीक्वेंसी, वी कैन से द पोटेंशियल, इसका जो पोटेंशियल है वो ऐसे नोड से काफ़ी कम होता है और ये 40 से 45 टाइम्स
पर मिनट एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कहने का मतलब ये कि अगर ऐसे नोड डैमेज हो गया तो भी हार्ट बीट करेगा, क्योंकि एवी नोड अभी है, लेकिन उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं जितना कि जैसे 70 to 75 टाइम्स बीट करता है उतना नहीं। तब उस टाइम आपकी हार्ट बीट कितनी होगी, 40 to 45 टाइम्स। तो हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन की कमी है वो धीरे धीरे होने लग जाएगी, क्योंकि हार्ट बीट की वजह से ऑक्सीजन बॉडी तक पहुंच पाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये उतना एफिशिएंट नहीं रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं पेस सेटर। क्या कहते हैं, पेस सेटर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो पाथवे है उसको हम कहते हैं नोडल पाथवे। नोडल पाथवे में ऐसे नोड से इम्पल्स कहाँ गया, एवी नोड। अब इस एवी नोड, इसने पेस सेटर इसलिए कहते हैं कि अब यहाँ से ये जो इम्पल्स है वो वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करी, ठीक है। देखिए ऐसे नोड पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ तो इसने ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ राइट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट ऑरिकल को गया तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अच्छा, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो एट्रिया से ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में जाएगा ना। तो अब क्या हुआ, एवी नोड, जब एवी नोड तक इम्पल्स गया तो एवी नोड ने इस इम्पल्स को भेज दिया वेंट्रिकल। यहाँ से जो पाथ यहीं पे प्रेजेंट होता है एवी बंडल। एवी नोड से फिर क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, एवी बंडल। एवी बंडल भी क्या होते हैं, कुछ जो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू ही होते हैं। तो एवी नोड से अब आया कहाँ पे, एवी बंडल्स, या इसको हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस। अब देखिए एवी नोड से ये जो दो फाइबर हैं वो दो एवी बंडल हैं, एक राइट की तरफ राइट एवी बंडल और दूसरा क्या है, लेफ्ट एवी बंडल। तो इम्पल्स यहाँ तक आ गया। जब इम्पल्स यहाँ आ गया और यहाँ से फिर इम्पल्स अगर पूरे हार्ट को जाना है, पूरी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करानी है, एवी बंडल से फिर यहाँ पे कुछ आप देखेंगे कि यहाँ पे छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं पुरकिंजे फाइबर, परकिंजे या पुरकिंजे फाइबर। तो बताइए सबसे पहले इम्पल्स जो कंडक्शन सिस्टम है, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम का जो पाथवे है वो कहाँ से था, एवी नोड, ठीक है। देखिए ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल, एवी बंडल को हम बंडल ऑफ हिस कहते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा कहाँ गया, पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा पाथवे आपको पता होना चाहिए। ऐसे नोड क्या है, इसको हम पेसमेकर भी कहते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ है, एवी बंडल का क्या है। एवी बंडल यहीं पे एवी नोड से एवी बंडल में आएगा, दो है राइट एवी बंडल, लेफ्ट। हालांकि इसके बारे में तो बहुत कुछ जानना होता है, लेकिन अभी आपको केवल पाथवे पूछता है, ऐसे नोड के बारे में पूछ देता है या फिर एवी नोड के बारे में पूछ देता है, तो अभी आपको बस इतना जानना है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है, ओके। अब हम लोगों को कार्डियक साइकिल पढ़ना है। तो कार्डियक साइकिल, ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ये सब क्या है तो इसके बारे में हमें समझना है। तो व्हाट इज़ द कार्डियक साइकिल, तो चलिए आप इसको ध्यान से पहले समझिएगा। यहाँ तक बात